को बताता हूँ कि एक तो सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, अगर आप लोग किसी कोचिंग के नोट्स देखते हो, जैसे कि टॉपर्स की कॉपी, सॉरी नोट्स नहीं, हेलो पूर्णिमा त्रिपाठी, इट्स गेमिंग, हाय सर, हेलो विवेक पवार, इट्स गेमिंग, मुझे तैयारी शुरू करनी है। ओके, मैं पहले तैयारी शुरू करने वाले के लिए कुछ बोल देता हूँ, ठीक है। तैयारी, देखो पहले जिसको भी तैयारी शुरू करनी है, गुड इवनिंग नीलेश कुमार, जिसको भी पहले तैयारी शुरू करनी है पहले वो सुन ले, एक एक के सबके धीरे धीरे आंसर दूंगा। IAS राखी, हेलो। तो जिसको भी स्टार्ट करना है प्रिपरेशन के लिए, तो पहले वो अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा देख ले कि किस तरह से है, कि अगर उसे सेल्फ स्टडी करनी है या फिर करना है कि भाई किसी कोचिंग को ज्वाइन करना है। मैं, हेलो कृष्णा सिंह, किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से बेटर है आप सेल्फ स्टडी करें। अगर कोचिंग भी ज्वाइन करनी है तो आजकल सस्ते में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो कर सकते हैं। दृष्टि की मैं किसी को भी राय नहीं दूंगा कि भाई दृष्टि आप लोग ज्वाइन करें, बिल्कुल दृष्टि ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि बहुत टाइम ख़राब करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है उसको पहले ना क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चंस का परिणाम, तो क्वेश्चंस का लेवल देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और 5 साल के, ज़्यादा नहीं, 10 लोग बताते हैं, 10 लोग, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी की बार 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल के क्वेश्चन सेट किए हुए थे एग्जामिनर ने, तो इसीलिए पहले क्वेश्चंस देख लो, एनालाइज कर लो, फिर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वो टॉपिक्स चूज कर लो, उसके हिसाब से हो जाएगा। और फिर NCERT प्रिपेयर कर लो अच्छे से। NCERT के बाद में क्या, NCERT के लिए मैं सबसे अच्छी बात बताऊँगा, NCERT में जब भी कोई भी एक आप ख़त्म करते हो चैप्टर को, तब उसके पीछे क्वेश्चंस होते हैं। आप उन क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश किया करें, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप लिखने की कोशिश करें बिना दोबारा पढ़े। या ऐसा कर सकते हैं जैसे कि पहले, आज सपोज दैट आज आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, और चैप्टर 1 के बाद में अब आप चैप्टर 2 पे जब जाएंगे तो उससे पहले एक बारी, हाँ दीपक सौरभ, नमस्ते भैया जी, तो उससे पहले आप एक बारी उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लिखने की कोशिश करें। इकोनॉमी के लिए अभी मैं बताऊंगा, आपके IAS राखी मैं सबके जवाब दूंगा, ठीक है। तो लिखने के बाद में आप एक बारी अच्छे से NCERT कवर कर लेंगे, उसके बाद में आप किसी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर सकते हो। अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो फिर, नहीं तो फिर पहले अगर कोचिंग ज्वाइन करनी है तो पहले जाके NCERT कंप्लीट करो, फिर उसके बाद किसी कोचिंग में इनरोल करना है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, तो मैंने तो अभी सोचा हुआ है कि जैसे मैं खुद अब की बार पढ़ूंगा, मैं आपको कुछ नोट्स दिखाऊंगा। मैं खुद दृष्टि की अब की बार फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लग रहा है कि शायद नहीं निकलेगा। मैंने शायद पिछला जो लाइव सेशन लिया था उसमें भी मैं खुद संस्कृति के नोट्स फॉलो कर रहा हूँ अब की बार, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स हैं, सिनॉप्सिस बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। और अभी कोई इकोनॉमी के लिए पूछ रहा था, तो इकोनॉमी के लिए भी बेस्ट है कि जो सर हैं इसमें संस्कृति IAS में, वो अच्छे पढ़ाते हैं। आई थिंक कुमार गौरव हैं। अभी मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा पहले। सर इकोनॉमी के नोट्स के कहाँ से लूँ? नोट्स लेने के लिए यार इकोनॉमी के दिल्ली में, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पास में एक ओम फोटो स्टेट है। अगर आप गूगल करेंगे ओम फोटो स्टेट नेहरू विहार, तो वहाँ पे मिल जाएगा, और उससे आप किसी के भी टीचर के नोट्स मंगा सकते हैं, इजीली मिल जाएंगे नोट्स, वो फॉलो कर लेना। नोट्स के साथ में ना कुछ स्टैंडर्ड बुक, मतलब बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए इकोनॉमी के लिए। जैसे अब की बार 2023 में क्वेश्चन था इसकी स्टेरलाइजेशन क्या होता है, मतलब बहुत सिंपल था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस पूछा हुआ था, तो ये सब चीज़ है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और अभी क्या सर, मैं अभी ये अमन सिंह सर, मैं ऑनलाइन कोचिंग करता हूँ दृष्टि में, घर पर तैयारी नहीं हो पा रही है, तो क्या दिल्ली ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लूँ? भैया अमन, कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है दिल्ली में। अगर घर से कर रहे हो तो एक चीज़ है, घर पे रह के थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो घर से आप बाहर चले जाइए, घर के आसपास कहीं रूम ले लें। अगर दिल्ली भी आगे रहना है, यहाँ पढ़ने का थोड़ा माहौल अच्छा होता है, तो यहाँ पे आप रह सकते हो और पढ़ सकते हो यहाँ पे रह के। कोचिंग में ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर, क्योंकि ऑफलाइन जाने के लिए पहले तो देखा होगा कि जैसे दृष्टि जैसे इंस्टीट्यूट में बहुत लंबी लाइन लगती है, तो इस लाइन में
2 घंटे आपके ख़राब होंगे, फिर उसके बाद 4 फालतू दोस्त आपके बनने वाले हैं, उन दोस्तों के बाद में फिर आप टाइम ख़राब करोगे, तो ये सब होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप ना करें ऑफलाइन आके, ऑनलाइन ही कर लें, पैसे भी बचेंगे और पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्टिव होता है ऑनलाइन पढ़ने का। अमन सिंह, शायद आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया है। और सर मैं ऑनलाइन कुछ, हाँ ठीक है। गोलू सर कितने घंटे पढ़ते हैं? बता नहीं सकता यार, एक्चुअल में तो 8 घंटे के आसपास तो हो ही जाता होगा अभी तो, ठीक। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनके लिए एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि आप लोग भाग के चले जाते। एक तो यार अभी मैंने देखा है ना जो ट्रेंड चल रहा है, 12 साल का मतलब 12वीं पास की, चाहे लड़का या लड़की, और आके सीधा आईएएस की कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो ज़रूरत नहीं है 12th करने के बाद माँ बाप को समझाओ ये आईएएस रवि सहवाग हुआ या कोई और टॉपर्स की आप रैंक देख के आप भाग के चले आ रहे हो कि आईएएस बन जाओ। इतना ईजी नहीं है भाई। दृष्टि में ही 4-5 हज़ार स्टूडेंट पढ़ता है, और दृष्टि का रिजल्ट आपने देखा होगा, 50 स्टूडेंट भी जो बता रहे हैं अब की बार 54 सिलेक्शन हुए हैं, तो प्रॉपर पूरे इनके सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। इधर उधर से सारा हिंदी मीडियम में जितने भी क्रीम है उसको छांट लेते हैं और उसके बाद उसे दिखा देते हैं कि ये लोग हमने रिजल्ट निकाला है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे निकाल रहा है रिजल्ट, वो अपनी मेहनत से निकाल रहा है, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के उससे। और मे भी जो भी अभी यूट्यूब पे ऑनलाइन जो जुड़े होंगे दृष्टि के स्टूडेंट्स, वो भी जानते होंगे। भैया मैं 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, तो सेकंड ईयर में हूँ। हाँ सेकंड ईयर में हो तो पहले ना मैंने अभी बताया था आपको, जब ये वीडियो ऑनलाइन दोबारा अपलोड हो जाएगी चैनल पे, तो वहाँ देख लेना। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पहले 5 साल के क्वेश्चंस देख लो। अच्छा क्वेश्चंस ऐसे देखना, मैं बताता हूँ आपको, एक फॉर्मूला बताता हूँ। क्वेश्चंस प्री के जितने भी हैं 5 साल के आप उठाओगे, और उनको हर एक टॉपिक में, मैं अभी आपको कुछ सैम्पल टाइप दिखा देता हूँ। जैसे ये यूपीएससी 2022 का पेपर है। अब जैसे इसमें मैंने किया हुआ है, ये आप इंग्लिश वाले में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट की तरफ से आया हुआ है, तो इन्वायरमेंट में से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, डायरी बनाएंगे। तो क्वेश्चन आप पहले 5 साल के पेपर डाउनलोड कर लेना यूपीएससी की साइट से, और उसके बाद में एक एक टॉपिक को बना लो कि भाई इकोनॉमी में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 चीज़ें सोचनी है कि बेसिक पूछ रहा है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। अपना चेक करो पहले, आपका बेसिक अच्छा है या लॉजिकल अच्छा है, दोनों चीज़ों में से क्या अच्छा है। जो अच्छा नहीं है उस पर काम ज़्यादा करना है, और जो अच्छा है उसे और अच्छा करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप PYQs को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया इसके लिए। और नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स 2-3 बार रीडिंग कर लो यार, उसके बाद में मतलब नोट्स ऐसा होना चाहिए सपोज दैट आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, हाँ। और मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट सैंपल दिखाता हूँ कुछ, अगर मेरे पास एक्चुअल में यार अभी दबे रखे होंगे प्रीलिम्स वगैरह के लिए जो नोट्स हम लोग बनाते हैं। अभी तो मैं टैब में बना रहा हूँ। हिंदी ऑप्शनल के लिए चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। से यस अगर ऑप्शनल के लिए पर डे क्लास कितना करूँ, नितेश निहाल, ठीक है भाई। देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेस करनी होती हैं बस, क्योंकि 2 क्लास करोगे, 2 क्लास के बाद में ही आप उस जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको पढ़ना है, साथ में स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी है, ठीक है। सर आप कौन से मीडियम से हो? मैं हिंदी से हूँ भैया, विक्रम पवार, मैं हिंदी से हूँ। मीना ओए हरी, ओके, ये मेरे फ्रेंड्स हैं यार, ठीक है। तो आप लोग ऐसे यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हो। मतलब PYQs देखो, PYQs को बहुत अच्छे से करो, करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अपना सेंस लगाओ कि यार मैं मतलब लॉजिकल लगा रहा हूँ या बेसिक्स कर रहा हूँ, तो बेसिक्स मेरा ठीक है या नहीं, उस तरह से क्वेश्चन करते हैं। यूपीएससी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछती है अगर ठीक से देखा जाए तो। अगर लॉजिक देखो, वहाँ एग्जाम में जाके मैंने अपने 10 साल के क्वेश्चन दिए थे, तो मैं सब में कट ऑफ पार कर रहा था बाहर, लेकिन वहाँ एग्जाम हॉल में जाके जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। अच्छा भारती चौहान यूपीएससी एस्पिरेंट पूछ रहे, प्लीज़ सर एनसीईआरटी के लिए बुक प्रेफर करें या कोर्स परचेज करें? अरे यार बुक प्रेफर करो ना, क्या ज़रूरत है कोर्स परचेज करने की। देखो ग्रेजुएशन के बच्चे अगर कोर्स एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, देखो सिंपल वे है कैसे पढ़ना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट, लाइव मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा एनसीईआरटी के लिए। मैं अभी 11th की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत दिखाऊंगा, ठीक है। 11th क्लास की है। अब आपको ये पढ़नी है,
तो इसमें मैं देखो मैंने टॉपिक्स लगाए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहले आप मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो यूपीएससी के लिए ना पढ़ना उतना नहीं है जितना लोग पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये दृष्टि का पूरा कंटेंट है। आप देख रहे हो कितना कंटेंट है, कौन पढ़ पाएगा और कौन इसको नोट्स बना पाएगा, कौन इसके रिवाइज कर पाएगा, ठीक है। तो इतना नहीं पढ़ पाओगे भाई, कम पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है जो क्वेश्चन में आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लो। पीवाईक्यू जब आप अच्छे से करोगे तो आपको पता चल जाएगा मुझे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसमें मार्क कर लिए, अब ठीक है भाई, इसके बाद में मैं अब इसे पढ़ूंगा पेंसिल से। पहली रीडिंग पेंसिल से करनी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अब पता होना चाहिए, जैसे कि अब ये पूछा हुआ है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है कि, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ओए हरी नीलेश कुमार, जस्ट वेट, मैं बैक कैमरा करता हूँ। तो जैसे सपोज दैट देखोगे, परावर्तन के लिए तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौटती हैं, तो आपको पता चल गया कि परावर्तन का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन में वो यहाँ पे कुछ और भी लगा के वो पूछ लेगा, ठीक है। और दूसरा, अभी शायद इस वाली एनसीईआरटी में तो साइड में जैसे भी ये क्वेश्चंस हैं, भूकंप के प्रभाव, ये आपके मेंस के लिए काम आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ये पॉइंट नोट कर लेने हैं आप। इन जैसे ये बने हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो। अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन था छाया क्षेत्र वाला, 2023 में जो क्वेश्चन आया था जियोग्राफी का, तो वहाँ से ये वाला पूछा था कि भाई भूकंप का जो तरंगें होती, ये तरंगें होती है पी तरंगें और एस तरंगें, तो उसका छाया क्षेत्र कितना बनता है। तो आपको यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है टोटली। तो आपको जो ये डायग्राम्स बने हैं, अगर एनसीईआरटी कोई भी बुक है उसमें जो डायग्राम्स हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। जैसे इनको ईजिली और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है इन्हें बनाने की, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और जैसे कि यार इस वाली एनसीईआरटी में है नहीं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि बहुत कुछ एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, यहाँ पे कॉलम बना होगा। मैं बता देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, देख लूँगा। यहाँ पे कॉलम बना होता है, जैसे कि कुछ पीले कलर का कॉलम होता है, हरे कलर का। उस कॉलम में ना थोड़ी सी जानकारी लिखी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लिए जो अभी पूछ रहा था, कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, खुद से पढ़ो, नोट्स बना लो, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं देना एनसीईआरटी को कि भाई पागलों की तरह इसी में लगे हुए हो, टाइम वेस्ट करे जा रहे हो। ज़्यादा नहीं है, 1-2 रीडिंग करो बस, निकलो, उसके बाद नोट्स बना लो, उसी से कर लो, ठीक है। अभी अंकिता, मैं आपके अंकिता गुप्ता, मीना, डरा मत यार बच्चों को, इनको। हाँ, इस चीज़ के लिए जो मीना के नाम से कमेंट आया है, तो मैं बता देता हूँ। देखो यार, एग्जाम हॉल में ना प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बच्चे नहीं झेल पाते हैं। इसका भी एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। खैर ये प्रीलिम्स आएगा तब की बातें हैं। आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ देनी है, और उस टेस्ट सीरीज़ को देने के लिए आप टाइम लगा लो। पहले मान लो कि 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो 2 घंटे की जगह आप 1 घंटे 45 मिनट लगा लो कि भाई मुझे 1 घंटे 45 मिनट में पूरी टेस्ट सीरीज खत्म कर देनी है, बिल्कुल टेस्ट खत्म कर देना है। तो आप ना माइंड सेट बन जाएगा कि मुझे 145 में करना है। और जबकि 145 में वहाँ एग्जाम हॉल में, मतलब आपको ना अपने माइंड को करना है, इतना एक्सपर्ट कर देना है कि क्वेश्चन देखे और तुरंत क्लिक कर दे, ठीक है। इस वे में अगर आप करोगे ना, तो वहाँ जाके फिर वो प्रेशर फील नहीं होगा आप लोगों को, और वहाँ क्वेश्चन कम गलत होंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करूँ? 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट यार। 2024 प्रीलिम्स की ज्वाइन करनी है, मेंस की? अमन सिंह आप बताओ, पहले प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन करनी है, मेंस के लिए बताओ, मैं तब तक और क्वेश्चन देख लेता हूँ। पूनिया कीप राइटिंग, अरे बाप रे, इतनी बुक लेकर बैठा है तू। हाँ भाई, मैं लेकर नहीं बैठा हूँ, ये दृष्टि ने दहेज के रूप में दे रखी है, ठीक है। तो वो सबको दे रखी है। भारती चौहान, ओके सर, थैंक्स। और किस सर टेस्ट सीरीज कौन से हैं प्लीज़? एनसीईआरटी के लिए, हाँ एनसीईआरटी के लिए बुक्स आपको मैंने बता दिया, भारती चौहान, ठीक है। यार एक चीज़ की रिक्वेस्ट है आप सबसे ना, वीडियो को शेयर करें यार, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और मैं उनको बता पाऊँ, क्योंकि मैं ना डेली लाइव नहीं आ सकता, हफ्ते में 1 दिन लाइव आना रहेगा, वो भी संडे के दिन, ठीक है। अभी लगता है कि आपके हो गए हैं। बताइए सर कैसे पढ़ें, मतलब कि देखो यार, फॉर्मूला लगा लो कि कैसे पढ़ना है। मतलब 2 सब्जेक्ट दिन में लेके चल रहे हैं, जिस किसी का जो भी ऑप्शनल है। अच्छा, हिंदी ऑप्शनल किस किस का है? अगर जो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल करने वाले हैं, हाँ मैं भारती चौहान में हिंदी मतलब संडे के दिन ही शाम को कराया करूँगा, मतलब 10 बजे के आसपास ही रखा करूँगा, मैं अपलोड कर दिया करूँगा कि किस समय होने वाला है, ठीक है। मेरा हिंदी है, हाँ। तो हिंदी पढ़ने के लिए देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अच्छा अंकिता, आप मुझे बताएंगे क्या
आप दृष्टि के फॉलो करती हैं क्या, विकास सर के नोट्स? अंकिता टाइप करेंगे। मेरा भी हिंदी है। अच्छा, आप लोग जिनका भी हिंदी, सर मेरा हिंदी ऑप्शनल, ओके, जिनका भी हिंदी ऑप्शनल है ना, तो आप लोग इजीली पढ़ लेते हो, इजीली समझ में आ रहा है हिंदी? या फिर मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक ट्रायल वर्जन दे देता हूँ, जैसे आप लोगों की, यस सर, विकास सर से, ओके, विकास सर के आप नोट्स लेते हैं, तो विकास सर के नोट्स पढ़ने में आपको दिक्कत आती है? क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग में जब पढ़े थे तो भाई मेरा तो दिमाग हिल गया था कि हिंदी लिटरेचर के लिए इस वे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अलग ही लेवल होता है, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी ना बहुत से लोग कैसे हैं कि जैसे उनको ना कुछ पता ही नहीं है कि लाइक जैसे पूंजीवाद क्या होता है, मध्य वर्ग क्या, मैंने कभी किसी से क्वेश्चन किया था तो उसे मध्य वर्ग भी नहीं पता था, क्योंकि ना 12th पास करने के बाद अगर आप यहाँ आ रहे हो और उसके बाद ये दिक्कत हो रही है तो फिर प्रॉब्लम है यार, मतलब समझ में नहीं आएगा। देखो मैं ना एक ट्रायल देता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी लिटरेचर के जितने भी नोट्स विकास सर ने पढ़ाए हैं उन नोट्स के हिसाब से मैं आपको खुद एक एक छोटी छोटी वीडियोस क्लिप्स बना के मैं अपलोड करूं। एक बार ही बताना मैं, हाँ नोट्स कहाँ से लें? नोट्स यार यहाँ से मंगा सकते हो, मैंने बताया ना ओम फोटो स्टेट। अभी मैं नंबर नहीं दे सकता ओम फोटो स्टेट का, अगर चाहो तो नंबर मैं शेयर कर देता हूँ अभी लाइव। 1 मिनट रखो, जिस किसी को भी नोट डाउन कर लेना है वो नोट कर ले यार, मैं नंबर बता देता हूँ, इनका टेलीग्राम पे भी है। हाँ नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ, तो नंबर आप लोग लिख लो। जिस किसी को भी नोट्स मंगवाना है मेरे चैनल का रेफरेंस दे देना, मेरा नाम हरीश है, बोल देना कि हरीश भैया के चैनल से देख के बोला हुआ है, ठीक है? तो वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देगा। नहीं तो आपको सबसे बड़ी बात है, डिस्काउंट के लिए मत भागा करो यार, भागा करो कि सही कंटेंट और सही मटेरियल, अपडेटेड नोट्स आपको मिल जाएं। सबसे बड़ी बात होती है कि लोग क्या करते हैं कि डिस्काउंट में जो पुराने निकले हुए प्रिंट्स हैं उन्हीं को दे देते हैं, ठीक है? हाँ नीलेश कुमार, मैं हिंदी लिटरेचर के लिए अभी एक चीज़ बताने वाला हूँ। पहले एक नंबर नोट डाउन कर लो अगर करना है तो, 88268821641010, ठीक है? 8826641010, ठीक है? अच्छा हिंदी लिटरेचर के लिए मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स आपने देखे होंगे या देखने हैं, उन सब के लिए तो जैसे कि मैं बताऊंगा आपको उपन्यास, 2 मिनट के लिए बोलूंगा, अपनी कमेंट्स बंद कर लेना यार एक बारी ना, बस ये बता कि मैं कैसा आप लोगों को समझा पाया हूँ, ठीक है? तो मैं इसी फीडबैक के आधार पर अपलोड किया करूँगा कि नोट्स को कैसे समझना है, अगर जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी के पास अभी अपने पास में, अगर जिसके पास हिंदी लिटरेचर वाले नोट्स हैं तो उपन्यास वाले, वो अपना खोल के आप बैठ जाएं। 1 मिनट में देखता हूँ, मेरे पास यहाँ रखे हैं यही वाले नोट्स है ना। तो इस वाला जो फर्स्ट वाला ये खंड है, ये इस फर्स्ट वाले के आप देख लो कि स्टार्टिंग में जैसे आप खोलोगे तो उपन्यास का अर्थ क्या है, उपन्यास वगैरह जैसे कि है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, क्वेश्चंस लिखने के लिए आप लोग जो भी इसमें जो हेडिंग्स बनी हुई है ना, सिर्फ 4 या 5 पॉइंट निकाल लिया करो एक हेडिंग में से। 4-5 पॉइंट के बाद में आपके दिमाग में थीम बन जाएगी, उसके बाद में आप पढ़ा करो। अच्छा मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, हिंदी लिटरेचर समझाने की कोशिश करता हूँ कि उपन्यास कैसे, जो उपन्यास जैसी विधा है ये कैसे समाज के अंदर आती है, कैसे लेखक लिखने स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ का लॉजिक जोड़ता हूँ, ये मेरा अपना व्यू है, ठीक है? अमन सर दृष्टि की 4 बुक आती हैं कि उसमें से 3 कंप्लीट हो गया है, लेकिन नोट्स नहीं बनाए। ठीक है, लिटरेचर की स्टडी, होम स्टडी कौन से बेटर है ऑप्शन? लाइब्रेरी स्टडी, लाइब्रेरी यार देखो डिपेंड, मैं तो अभी कर रहा हूँ होम, और मैं दोनों करता हूँ, लाइब्रेरी भी चला जाता हूँ, नहीं तो फिर होम। अभी तो मैं होम पे रहता हूँ, मतलब अपने रूम पे रहता हूँ। आप अगर रूम पे डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई अच्छा रूम का सेटअप है तो थोड़ा सा डेकोरेट कर लो, सामने बैठ जाया करो, थोड़ा सा मजा आएगा। अच्छा ठीक है, अभी मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से, जैसे मैं समझाने करूँगा उपन्यास का इतिहास। तो लोग कहते हैं कि उपन्यास ना लिखा जाने लगा कि भाई सबसे पहले सब लोग सोचते हैं कि पश्चिम में उपन्यास की शुरुआत होती है, ठीक है? तो क्योंकि लोग वहीं पे ज़्यादा ज्ञान का विकास हुआ, ऐसा वो लोग सोचते हैं। लेकिन हाँ स्टार्टिंग उन्होंने ही की थी उपन्यास की, तो हम सबसे पहले सोचते देखो औद्योगिक क्रांति वहीं पे आती है, ठीक है? कितने साल का होता है सर? अभी 2 मिनट अपने कमेंट्स को रोक लो, मैं जो बता रहा हूँ एक बार उसको समझने की कोशिश करो, और अगर वो समझते हो तो मैं उसी तरह से आपके लिए वीडियोस अपलोड किया करूँगा अपने चैनल पे, जिससे आपका ऑप्शनल पढ़ने में बहुत ईजी हो जाएगा। अभी जितना बल्कि लगता है उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है?
जरा मैं बता देता हूँ, तो मुझे फीडबैक भी चाहिए कि मैं वो वीडियोस अपलोड करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो जैसे उपन्यास का इतिहास मैं समझा रहा था, तो औद्योगिक क्रांति होती है यूरोप में, और यूरोप से ही उपन्यास का जन्म मान रहे हैं लोग कि भाई वहाँ पे ही विधाएं ये बनने लगी। तो क्यों वहाँ क्यों उपन्यास हुआ यार? सबसे पहले सोचो ना कि उपन्यास का जन्म वहाँ क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ देखो औद्योगिक क्रांति हुई। अब जब औद्योगिक क्रांति होती है, विज्ञान का विकास होता है और विस्तार होता है यार। पहले ना बार्टर सिस्टम था, तो उसको खत्म करने के लिए औद्योगिक क्रांति हुई, तो पैसे का विकास किया गया। औद्योगिक क्रांति की वजह से लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करने लगे। ये पॉइंट्स आपके नोट्स में सर ने दिया हुआ है कि लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करने लगे। अब गांव से आज भी लोग देखो, बिहार साइड से लोग इधर आते हैं, इधर से उस तरफ जाते हैं। तो क्यों आ रहा है? अकेला इंसान परेशान होगा ना यार। कोई भी अकेला इंसान कहीं रहेगा बाहर तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए वो उपन्यास जैसी विधा ढूंढने लगा। तो देखो, गांव से शहर की तरफ लोग जा रहे हैं, अकेला बस रहा है। अब अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग आने लगे, तो कैसा बन गया? तो वहाँ एक जटिल समाज बन गया। आज भी जो लोग शहर में रहते हैं वो पता होगा, पर पता नहीं पड़ोस वाला मकान किसका है। आज भी गांव में रहते हैं तो दलितों का मोहल्ला अलग होता है, उच्च वर्ग का अलग होता है। ये वाली व्यवस्था आज भी गाँव में मौजूद होती है, लेकिन शहरों में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ बस्तियां अलग बना देते हैं लोग, लेकिन आज भी क्या पता होता है कि साथ में कोई भी मकान ले लेता है, आके रह लेता है। तो ये जटिल समाज हो गया, ठीक है। तो और मध्य वर्ग तथा उपन्यास का जन्म इस नोट्स में हेडिंग है। तो मध्यकाल में समाज बहुत सरल था, और मध्यकाल में जो समाज सरल था वहाँ लोग क्या करते थे, जैसे लोकगीत, कहानियाँ, लोक नाटक, मतलब लोक नाटक वगैरह की देखने लगते थे। तो ये वाली विधाएं पहले मध्यकाल में थी। अब धीरे धीरे आधुनिक काल आ गया, औद्योगिक क्रांति हो गई। इसके बाद में क्या होगा कि लोग नई चीज़ें देखने लगे, अपना अकेलापन। जैसे कि अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि बहुत सारे लोग जैसे कि शहर में आने के बाद, देखो यार, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेवकूफ़, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है कि लड़के लड़की गांव के मुकाबले शहर में ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स मतलब मिलते हैं। आप देखोगे तो शहर में नहीं इतना, मतलब शहर में तो खुला कल्चर रहता है यार, मतलब लड़के हैं लड़कियां हैं घूम रहे हैं साथ में। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि गांव में उस तरह से लोग नहीं है, क्योंकि शहर में अकेला रहता है इंसान, गांव में पूरे समाज के साथ जुड़ा रहता है। तो मैं मध्यकाल बता रहा था। तो मध्यकाल में महाकाव्य नाम की एक सर्वोच्च विधा चलती थी। तो महाकाव्य क्या करता था कि सांस्कृतिक और सामाजिक जो परिवेश होता था उसका समग्र चित्रण कर लेता था। संस्कृति, माँ बाप के पैर छूने, सपोज दैट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रामायण। तो रामायण का जब हम सोचेंगे तो रामायण में जैसे पैर छूना, बड़े भाई का आदर करना, सम्मान करना संस्कृति है हमारी यार। तो ये चीज़ वहाँ थी। समाज का पूरा परिवेश दिखाया गया, सबरी दिखाई गई, केवट दिखाया गया, समाज दिखाया गया। उधर मतलब पशु पक्षी प्रजातियाँ भी दिखाई गई, बंदर दिखाए गए, ये सब दिखाया गया, समुद्र दिखाया गया। तो ये परिवेश भी उन्होंने दिखाया एक तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमने समझ लिया कि भाई देखो क्वेश्चन लिखना है, मान लेते हैं पूंजीवाद, मध्यवर्ग और उपन्यास के जन्म पे आप अगर किसी चीज़ को डेफिनेशन दोगे तो आप पहले बताओगे मध्यकाल वाला, क्योंकि पहले से चीज़ें स्टार्ट करनी है। पहले मध्यकाल बहुत समाज सरल चल रहा था और महाकाव्य थे और सांस्कृतिक व सामाजिक परिवेश था, इसका चित्रण हो रहा था। ये सब बना के फिर उसके बाद में दूसरे हेडिंग दे दोगे आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में जैसे कि विज्ञान आ गई, तो विज्ञान वही क्रांति, गांव से शहर की तरफ पलायन होने लगा। अब व्यक्ति अकेलापन था, अकेलापन वो दूर करने के लिए क्या करता था, मनोरंजन का अभाव है शहर में, मनोरंजन ढूंढने लगा। देखो मध्य वर्ग आ गया, क्योंकि जब ये गांव से शहर में गया तो इसने 4 पैसे अपने पास कमा लिए। 4 पैसे कमा के ये क्लर्क की नौकरी करने लगा, थोड़ा सा पढ़ लिख गया। पढ़ने के बाद में मध्य वर्ग थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया। अब ये क्या कर रहा था कि अब ये अकेला रह रहा है। आज भी देखा होगा आप लोगों के भाई बहन या मम्मी पापा या और बहुत सारे आसपास के रिश्तेदार कोई शहर में अकेले रह रहे होंगे, तो वो अकेले रह रहे हैं ना, तो मनोरंजन का अभाव होगा। तो आजकल जैसे थिएटर चले जाते हैं लोग, तो उस समय क्या हुआ कि भाई सबको ये चाहिए था कि मनोरंजन हो, तो नई विधा विकास हुआ और यथार्थ चाहिए। यथार्थ मतलब सच्चाई देखना चाहते थे लोग, तो और जिसका आस्वादन अकेले कर सके, ठीक है। आस्वादन मतलब टेस्ट, मतलब अकेले उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो इसके लिए विधा का जन्म होता है उपन्यास का, ठीक है। तो अब भारत में कैसे जन्म हुआ, अभी ये तो मैंने बात कर दी पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो भारत में कैसे जन्म होता है इसका, कि अंग्रेजों ने नई प्रशासनिक व्यवस्था लाए और नए नए ढंग से शिक्षा का प्रसार करने लगे, नई अर्थव्यवस्था बनी। यहाँ भी मध्य वर्ग का विस्तार हुआ, भारत में भी उपन्यास बन गया। जैसे कि कथा वस्तु मध्यवर्गीय थी, ऐसे उपन्यास हैं। देवरानी जेठानी की कहानी हो गया, भाग्यवती और परीक्षा गुरु, ठीक है। तो बस ये मैंने आपको थोड़ा सा
हिंट दिया है कि कैसे पढ़ें, ठीक है। अभी आप लोग जो भी लाइव हैं यार, कमेंट करके बताएंगे कि कैसा मैंने बताया आपको, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? क्योंकि सर तो बहुत ज़्यादा लंबी कहानी बना के पढ़ाते हैं ना, वो अलग अलग कहानियाँ बताते हैं। हेलो, कमेंट करेंगे क्या? डियर भैया, एक बार प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस समझा दो प्लीज़ भैया। ओके, देखो यार, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैं आपको सिलेबस के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो यार, प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस के लिए जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट भाई। तो जैसे कि हाँ, अब मैं प्रीलिम्स का पर भाई थैंक यू यार। तो नीलेश कुमार, जैसे मैं आपको बताता हूँ पहले की प्रीलिम्स में देखो सी सेट आता है, तो सी सेट के लिए तो आप नेट पे भी देख लेना कि बहुत सारी वीडियोस वगैरह हैं। अब मैं आपको ना प्रश्न पत्र 1 का बताता हूँ। 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। तो यूपीएससी कहती है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, तो ये करंट अफेयर से कवर होगा आपको, ठीक है। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उन सबको ध्यान रखो कि उनका इंडिया, सबसे बड़ी बात है इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आती है। दूसरा होता है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारत का इतिहास बहुत लंबा है, कहाँ से ख़त्म करेंगे यार, समझ सकते हो। तो इसके लिए क्या है कि PYQs को अच्छे से देखो, ठीक है। और तीसरा हो गया कि भारत एवं विश्व का भूगोल, और भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। देखो, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल अलग हो गया, भारत एवं विश्व का भूगोल अलग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, भारतीय राज्यतंत्र और शासन, जिसमें क्या आएगा, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकारों संबंधी मुद्दे। तो संविधान आपको पढ़ना ही है, संविधान सारा नहीं पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंस है उतना। आपके रूम का टूर कराइए, शॉर्ट व्यू अभी करा देता हूँ भाई, 2 मिनट दो, अभी कराऊंगा। भारती चौहान सर, बहुत अच्छी से बताया, ठीक है, थैंक यू। तो और तीसरा हो गया कि आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास। देखो, सतत विकास जैसे कि क्या नाम है, SDG गोल्स बने, पता होना चाहिए सतत विकास होता क्या है। देखो, सबसे पहली बात ना, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सतत विकास है क्या, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी क्या है, गरीबी कितने प्रकार की होती है, ये पता होना चाहिए। समावेशन, ठीक है, इंक्लूजन क्या है, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी मुद्दे। पर्यावरण, पारिस्थितिकी इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए इन्होंने लिखा हुआ जिनके लिए विशेषज्ञता आवश्यकता नहीं है। और दूसरा इन्होंने दे दिया है सामान्य विज्ञान, ठीक है। अभी ये लोग इन्होंने प्रीलिम्स के लिए बताया। सी सेट के लिए आपको पता ही होगा, बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल। भाई कुछ नहीं पता सी सेट का, ये क्या पूछते हैं, पढ़ना पड़ेगा 12th लेवल तक का, ठीक से नंबर सिस्टम अच्छे से कर लेना। अभी जैसे मैं बताता हूँ प्रीलिम्स के लिए ना, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, थोड़ा बहुत बेसिक जियोग्राफी, पॉलिटी, इन 4 सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाओ और बहुत सारे टेस्ट दो, गलती मत करो, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। सबसे बड़ी बात है, देखो नॉलेज की कमी नहीं होती है, नॉलेज बहुत सारी है, सबके पास में है। मैं भी 2-3 साल से, मतलब 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, नॉलेज की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना समझ पाते हैं, ठीक है। वो किस तरह के, यार यूपीएससी ना पूरा 1 साल एग्जाम बनाता है, पूरा 1 साल एग्जाम सेट करता है, वो इंसान की साइकोलॉजी से खेलता है कि ये गलत कहाँ करेगा, ठीक है। अभी एक ये नहीं है कि मार्केट से उठाई टेस्ट सीरीज उसी लेवल का पेपर आएगा, नहीं भाई, वो पूरा सोच समझ के लगाता है। मैं आपको इस चीज़ का ना एक लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। हाँ, मैं लाइव डेमो का मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन था अब की बार 2023 के पेपर में कि वेगल डांस करता है कौन सा जीव, तो उसमें था, ऑप्शन था, वेगल डांस का एक क्वेश्चन था, मधुमक्खी, और मतलब वेगल, इसमें पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ, वेगल डांस करके अपने साथियों को खाना कहाँ है इसकी दिशा बताने के लिए, खाने की दिशा बताने के लिए कौन वेगल डांस करता है, ऐसा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन थे, बर्र था, मधुमक्खी थी, ड्रैगन फ्लाई थी, तितली थी। अब किसी बुक में नहीं पढ़ेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट में हम कहीं नहीं पढ़ेंगे कि कौन सी मधुमक्खी क्या करती है, या बर्र क्या करती है, तितली क्या करती है, या ड्रैगन फ्लाई क्या करती है। भाई नहीं समझ सकते, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, दिमाग लगाओ। कभी देखा है
कि अब पहले वो कह रहा है अपने समूह को, अब समूह में कभी देखा है बर्र वगैरह जो होते हैं, जो भंवरे को बोलते हैं, भंवरा कभी रहता है ग्रुप में? नहीं रहता, अकेला फूल पे मंडराता हुआ देखा होगा आपने। तितली अकेली देखी होगी, ड्रैगन फ्लाई अकेली देखी होगी, लेकिन मधुमक्खी एक ऐसी है जो जाती अकेली है लेकिन आती कभी झुंड में देखी होगी, समूह में रहती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। ठीक है, और किसी का और कोई क्वेश्चन है? दूसरा यार, एक ना टॉपर्स की कॉपी देखा करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग ना कोचिंग वगैरह में इनरोल हैं, जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मांगा करो कि यार देखो, टॉपर्स के ना कॉपी अपलोड रहती हैं, वो टॉपर्स की कॉपी अपलोड कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है टॉपर जो वहाँ लिख के आया यूपीएससी के एग्ज़ाम में वो यहाँ भी लिखा है, क्योंकि यहाँ उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है सिर्फ, हाँ रूम टूर कराता हूँ भाई, यहाँ उसने सिर्फ इसलिए ज्वाइन की हुई है कि भाई अपनी गलतियां देख सके। और ये लोग उन्हीं कॉपियों को अपलोड करके आपको भ्रमित करते रहते हैं। इनसे कहा करो कि जो आपने कॉपी चेक की थी, एनालाइज हुई हाई कॉपी, जिसको वो एनालाइज किए थे, जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे थे कि ये कमियां थी इस कॉपी में, इस टॉपर की कॉपी में, तो तब ज़्यादा आप अच्छे से अपने आप को समझ पाओगे कि भाई ये नहीं है कि आप टॉपर को पढ़ के आप दे आए, ये नहीं है कि उस क्वेश्चन पे पूरा विश्वास मत करो कि ये एक्चुअल सही लिखा होगा। ठीक है यार, रूम टूर के लिए बोल रहे हो, रूम टूर की क्या ज़रूरत है? मैं आपको अपने टेबल का टूर करा देता हूँ। कहाँ ही करोगे? ये है बस, ये मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है, ये गुलाब का बाहर मैंने पौधा लगाया हुआ है तो ये रख लेता हूँ। और ये सब लोगों की ड्रीम कार हो गई। बस इतना सा रूम टूर है। ठीक है, हो गया सर। रूम ही बता दीजिए। क्या रूम बताना है भाई? बस, और किसी को कुछ जानना है रूम के लिए? यार क्या रूम के लिए क्या बताना है? जैसे दिल्ली में रूम रेंट वगैरह के लिए पूछना है क्या? अच्छी दुनिया है, हाँ दुनिया तो थोड़ी अच्छी है। थैंक यू विक्रम पवार। यार रूम्स वगैरह के लिए भी बहुत से लोग पूछते रहते हैं। तो दिल्ली में रहने का खर्चा मिनिमम 12 से 15,000 हो जाता है। 8-9 हज़ार रुपये का रूम भी मिलता है। रूम में से 7-8 हज़ार रुपये से शुरू हो जाते हैं। यहाँ जहाँ स्टूडेंट रहते हैं वहाँ उस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। पास में तो जाके 4-4, 5-5 हज़ार के रूम भी हैं यहाँ से 2-2 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, बस यही रहता है। नॉर्मल खर्चा 15 हज़ार के आसपास आ जाता है। 7, 7.5, 8 हज़ार रुपये में पीजी वगैरह मिल जाते हैं। तो चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, बस किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए यार। और एक यार ना ये चीज़ ज़रूर है कि यार 12th करके मत आओ यहाँ पे तैयारी करने के लिए ना, इतनी भीड़ हो रही है फ़िलहाल इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर कोई भी एडमिशन लेने जब जाता है तो सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर पूछ लिया कि हमें कौन कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं। और कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ना, देखो मैंने भी दिया है 2 लाख रुपए, बर्बाद नहीं होना चाहिए किसी का माँ बाप का। क्योंकि कोचिंग्स क्या करते हैं, देखो आजकल ना, एक नाम लेना ठीक नहीं है, एक सर हैं वीडियो वायरल करते हैं, प्रेम मोहब्बत प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। नेक्स्ट कब लाइव है? नेक्स्ट संडे को। बीच में होगा तो मैं बता दूंगा। सर आपके रूम में एसी है क्या? हाँ रूम में एसी है शैतान। फिर उसमें ये होता है कि सर की प्यार भरी बात। सबसे बड़ी बात, आपने ना देवता बना दिया है। ठीक है, पूनिया कीप ट्राइंग, ये कौन है? पूनिया कीप ट्राइंग। और कितने कॉल कर लिए तुझे? तो अच्छा यार, फ़ोन बंद आ रहा होगा एक्चुअल में। ठीक है, शिवांशु नमस्ते सर। नमस्ते, आपकी आवाज़ से दिल खुश हो जाता। थैंक यू यार शिवेंदु श्रीवास्तव, थैंक यू मेरे भाई। नीलेश कुमार, क्या मेंस एग्जाम में एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं भाई। कुमारी काजल, दिव्या मैम का सच में इस बार IAS में नहीं हुआ क्या भैया? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ मैं बताऊंगा कुमारी काजल, मैं बताता हूँ पहले ना। यार देखो, ये जो पूनिया कीप ट्राइंग जो लिख रहा है भाई, यार मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। जो भी है बता देना सर। हाउ टू मेक NCERT नोट्स। NCERT नोट्स पे मैं वीडियो बना के बता दूंगा यार कैसे नोट्स बनाने हैं। अब भूल भी गया। ठीक है छोड़ो ना यार, बात सुनो पहले। अभी किसी ने पूछा है क्या मेंस, हाँ मेंस में एंशिएंट एंड मेडिवल आता है। आप PYQs में जाके देख लो।
अब भाई मेरे से देखना है तो मैं आपको दिखाऊं क्या? अभी PYQs में आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, कभी आता है, इस बार शायद वो नहीं आया था, तो वो आप देख लेना, ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री बस समझ लेना, ज़्यादा नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की NCERT आती है, 2 पार्ट में आती है, वो पढ़ लेना, सफिशिएंट रहेगी, ठीक है। और दूसरा कौन था? दिव्या मैम का। हाँ, दिव्या का नहीं हुआ है, इस बार IAS नहीं मिला है, क्योंकि उसने शायद EWS लगा दिया था, और उसके जनरल कैटेगरी के लिए शायद 996 या 998 नंबर की ज़रूरत थी, और उसके शायद 992 थे टोटल, तो इस वजह से उसको IAS नहीं मिला है। और सबसे बड़ी गलती क्या थी, उन्होंने एक ही सर्विस भरी थी IAS की, दूसरी कोई सर्विस नहीं भरी थी। IPS वो पहले हो चुकी हैं, इसलिए उन्होंने भरी नहीं, इस वजह से उन्हें इस बार फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, ठीक है। थैंक यू। सभी जी लाइव ज्वाइन किए, सभी जी लाइव ज्वाइन किए। हाँ, लाइव ज्वाइन कर ही रखा है उन्होंने। मेंस में एंशिएंट एंड मिडिवल का सिलेबस नहीं, हिस्ट्री का सिलेबस नहीं हुआ है। अरे लिखा तो है भारतीय संस्कृति और विरासत, और क्या लिखवाओगे भाई? वो इतना ही तो लिख देते, काफ़ी है। देखो, मुख्य परीक्षा एक्चुअल में मैं अभी आपको पूरा बता देता हूँ। लिखा तो है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। देखो लिखा है उन्होंने, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल हैं, लिख तो रखा है उन्होंने भाई। पहला पॉइंट जो लिखा है, अब इसमें मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे अब ये लिखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे, ये वाला, ये लिख तो रखा है, यहीं से तो आएगा एंशिएंट मिडिवल के लिए, और क्या कहाँ से आएगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए कुछ बता दो। इंग्लिश के लिए यार मैं बताता हूँ। दूसरा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। इस बार भी नहीं दिव्या तनवर प्रिपरेशन कर रही है IAS के लिए। यार देखो, अब दिव्या ना 2 साल एग्जाम नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसे मणिपुर कैडर मिल गया और वो चली गई है ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग से अब 2 साल में मतलब छुट्टी नहीं मिलेगी, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि 2026 का अटेम्प्ट, अगर उसकी एज वगैरह अगर बचती है और अटेम्प्ट वगैरह है उसके पास, तो वो मतलब क्या कहते हैं, हो जाएगी शायद 2026 में, आई थिंक देगी, अब नहीं दे पाएगी। और इस बार बहुत से लोग उठ रहे हैं ना कि यार, एक चीज़ और फनी बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, इस बार भी नहीं। अरे हरीश भाई के साथ लाइव आओ, ऐसा कहा मैं भाई? ये स्टोरीज कौन है पता, जो भी है, अगर लाइव आना है तो किसी दिन देख लूँगा यार, स्टूडेंट्स के लिए बीच में किसी दिन कर लूँगा, कि जो भी पढ़ने वाले हैं लाइव ले लेंगे उनके साथ एक सेशन। देखो यार, एक ऐसी बात बताता हूँ, अभी एक मैं नाम बोल देता हूँ, चलो ठीक है, मुदिता शर्मा। तो अभी उन्होंने क्या कहा है, देखो उनकी तैयारी का लेवल क्या था, कि ऐसे अफवाहों से ना बचे कि ये कोचिंग्स ना एक्चुअल में टॉपर्स बिक जाते हैं, बाद में कोचिंग्स में जाके कुछ भी बकने लगते हैं, बोलना नहीं सही रहेगा, बकने लगते हैं। अभी जाके क्या कह रही है कि 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा है कि यार रसोड़े में एक मीम चल रहा था कि रसोड़े में कौन है, रसोड़े में कौन है, तो वहाँ से UPSC ने क्वेश्चन उठा लिया प्रेशर कुकर का, कि भाई प्रेशर कुकर का जो क्वेश्चन आया था CT वाला, वो वहाँ से उठा लिया। तो इस लेवल की मेंटलिटी बनी हुई है इन लोगों की। तो भाई इन सब से दूर रहना, ये जितनी भी वीडियोस वगैरह वायरल होती हैं, अपनी तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। इंग्लिश के लिए यार देखो, इंग्लिश के लिए सबसे पहले ना प्रेसी राइटिंग, देखो ज़्यादा कुछ नहीं सीखना, हमारा इंग्लिश क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। और इंग्लिश यार वैसे भी अगर मान लो सर्विस में सिलेक्ट होते हो तो काम आएगी। तो इंग्लिश के लिए ना मैं आप लोगों को एक बुक, जो मैंने अभी आपको नंबर बोला था ओम फोटो स्टेट का, तो उसके पास आपको ना एक बुक मिल जाएगी, मार्केट में आपको कहीं मिलेगी नहीं वो बुक, तो मैं वो बुक आपको ना दिखा देता हूँ। एक दृष्टि IAS की जनरल इंग्लिश की बुक आई है, तो उस बुक में ना पूरे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। अपडेटेड वाली लेना, पुरानी वाली मत ले लेना, ब्लू कलर वाली दूसरी है, तो अपडेटेड है। उसमें क्या है कि सारे सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के साथ में उसमें वो कुछ बुक ना अलग से डिज़ाइन की हुई है, सिर्फ इसीलिए जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, 0 से लेके स्टार्ट करवाने के लिए। तो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, साथ में आगे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, पीछे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ में आंसर दिए हुए हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हो। और अगर यार मुझे टाइम मिलेगा ना, तो जो बुक है जो मैं वो क्लास कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो वाली बुक के क्लास के क्वेश्चंस में मैं समझा सकता हूँ। जिस किसी को डाउट हो ना, तो वो बता दिया करे यार सेशन में, वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप ये कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की हिंट डाल लो, तो न्यूज़पेपर एक उठा लो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पहले क्या है एक उठा लेना है।
टॉपिक देखो तो उसमें देखो कि वर्ब का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्या मॉडल्स का इस्तेमाल कैसे किया गया है, कि क्या मतलब किसके साथ में किस चीज़ का हो रहा है। तो इस कौन सा एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह ये बेसिक्स है, ये क्लियर कर लो पहले, टेंस वगैरह तो हो जाएगा। सर आप हम लोगों का यूपीएससी सिलेबस के लिए गाइड करें। यूपीएससी सिलेबस बताया तो है यार, ऑफिशियल साइट पे जाओ। अब मैं आपको एक लिंक देखता हूँ यार, मेरा टेलीग्राम जो है ना, तो उस पर जाके आप हाई भेज देना, तो वहाँ पे मैं आपको यूपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है मैं वो भेज दूंगा यार, तो वो आप ले लेना, उससे आपका हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस के लिए नोट्स बनाना। देखो सिलेबस में ना सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि उस पॉइंट का जो वर्ड लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे लाइक एथिक्स का पेपर होता है तो एथिक्स में पता होना चाहिए जितना भी सिलेबस है उसके बारे में कि कैसे समझना है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है यार? बहुत देर हो गई है, अब शायद मुझे जाना है। प्लीज़ आप हम लोगों को होगी बुक अभी तो दिखा दो। अच्छा बुक मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, अगर बुक देखनी है तो देखो ये वाली बुक है। ठीक है, इस वाली बुक में ना तरीका क्या दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट आगे आपको ये चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, लाइक मैंने देखो टेंस खुल गया। ठीक है, यहाँ टेंस दे रखा है, यहाँ से आपने टेंस पढ़ लिया अच्छे से। यहाँ से टेंस पढ़ने के बाद में इसमें क्या देखो पीछे ना एक्सरसाइज बनी हुई है, देखो ये रही, मैंने काम भी कर रखा है ना, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज बनी हुई है। 3000 वोकैब भी इसमें दी हुई है, वोकैब के लिए भी टेस्ट साथ में दिए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ये पीछे एक्सरसाइज बनी हुई है। अब जैसे यहाँ पे है ये देखो, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस की आ गई। अब आपने मान लो आगे से प्रेजेंट टेंस उसके बाद में उन्होंने सारे क्वेश्चंस यहाँ दे दिए, इसी के पीछे आपको आंसर दिए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बुक बनाई हुई है, ये संतोष सर हैं, उन्होंने डिज़ाइन की हुई है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो इससे आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई नीड ऑल्सो वाइटामिन आई, क्या हो रहा है वाइटामिन आई? क्या पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं यार। भाई हम विकास सर से ऑफलाइन कैसे पढ़ें बता दो। भैया विकास सर ऑफलाइन नहीं पढ़ाते। ठीक है, विकास सर उसी दिन आएंगे जिस दिन आपका बैच शुरू होगा और सेमिनार लेने आएंगे, और जिस दिन सेमिनार लेके जाएंगे उस दिन सबको ना IAS IPS की नौकरी देके चले जाते हैं, सबको IAS IPS बन के निकल जाते हैं। हाँ टेलीग्राम बता देता हूँ मैं, लिख लेना Harish_696969, ये टेलीग्राम ID है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, Harish_696969। तो विकास सर तो बाद में बच्चों से मिलते भी नहीं है भाई, जितने स्टूडेंट है ना तो वो नहीं मिलते हैं फिर। भाई ये बुक ना नॉट फॉर सेल है, ये बिकने की नहीं है, इसकी आपको फोटोकॉपी ही मार्केट से लेनी पड़ेगी। मैंने जो बताया था वो फोटो स्टेट, उससे आप ले लेना, बुक वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, पर्यावरण टेक्नोलॉजी के लिए अभी तो दृष्टि की कोई बुक ही अच्छी है, इससे आगे कोई ऑप्शन आया नहीं है अभी तो। ठीक है, आप आ रहे स्टोरीज लाइव, क्या समझ में नहीं आया यार। बुक प्राइस जी, स्टोरीज नाम बताओ अपना, क्या स्टोरीज नाम बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो ना। चलिए ठीक है, और किसी का कुछ पूछना है तो बताएं यार, वरना बाय करते हैं। थैंक यू यार, बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं, अभी स्टार्टिंग है, कोई नहीं। आई एम ऋषि, आई एम राइट। ठीक है यार, ऋषि अच्छा नाम है। हाँ आप भी कुछ पूछ लीजिए। देखो यार ठीक से पढ़ो ना, टाइम मतलब क्या, टाइम मैनेजमेंट करो अपना, कि डेली ना सुबह उठ के एक रूल बना लो कि मुझे आज दिन में इतना टॉपिक कवर करना है, ये चीज़ें कवर करनी है, इतने टाइम में कवर करनी है। तो इस तरीके से ही आपका UPSC का सिलेबस ख़त्म हो पाएगा, अगर आप ये सोचते हो। या टेलीग्राम लिंक मैं देखता हूँ यहाँ पे, आई डोंट नो कि भेजेगा या नहीं, मैंने लाइव लिया तो है नहीं यार, यहाँ पे नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको ना एक्चुअल में क्या, देखो Harish_696969 करके आएगा। ठीक है, जो मेरी इंस्टाग्राम ID है वही सेम है। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे यार, सिलेबस के लिए टाइम बाउंड कर लो कि इतने टाइम में मुझे हिस्ट्री ख़त्म करनी है, इतने में पॉलिटी ख़त्म करनी है। ठीक है यार, मैं टेलीग्राम का लिंक कैसे भेज दूँ, आई डोंट नो कि कैसे आएगा, मुझे नहीं पता है भाई।
टेलीग्राम का लिंक, चलो ठीक है मैं देखता हूँ। टेलीग्राम का लिंक कम्युनिटीज़ वाले पेज पे ना अपलोड कर दूंगा यहीं यूट्यूब पे, तो देख लेंगे। ठीक है, एक ही दिन में टॉप करना है क्या सभी जी? वेट करिए नेक्स्ट का सब कुछ पूछ रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए मैंने बताया कि करंट अफेयर फोकस करो, और दृष्टि की जो क्विक बुक है अच्छी है वो फॉलो कर लो। टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और ये PT 365 सफिशिएंट रहेगी यार। ठीक है सर से क्या ऑफलाइन दिल्ली में तो करते हैं भैया? विकास सर ने हवा बना रखा है। ठीक है, कहीं लाइव नहीं करते हैं। अब की बार ना जाने 3-4 साल 5 साल में उन्होंने लाइव पढ़ाया था पहली बार इथिक्स, वो भी दिन में 8-8 घंटे की क्लास लेके। ठीक है, विकास सर के नाम पे जो लोग उड़े चले आ रहे हैं ना दिल्ली, उनको यहाँ आने के 2 साल 4 साल खर्च करने के बाद आपका तब पता चलता है कि क्या है। विकास सर से आप मिल भी नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो, बहुत रेयर है कि मिलेंगे। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो बाय सभी को, थैंक यू यार जुड़ने के लिए। सबको गुड नाइट। किसी का कुछ रहा तो नहीं अभी पूछ लो यार, फिर नेक्स्ट देखते हैं संडे को। नेक्स्ट संडे को रात को 10 बजे दोबारा लाइव आएंगे। ठीक है, प्लीज़ सर जब आपको टाइम मिले तो वीडियो अपलोड कर दीजिए। बुक्स कौन से बुक्स की? कौन? रेलवे स्टेशन पे मिली है सहबी के पास में, सही है। सहबी जी से आप रेलवे स्टेशन पे मिल लो। राधे राधे भैया, राधे राधे। आप कहाँ, मथुरा वृंदावन से हो क्या? चलिए, वेरी गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। नेक्स्ट संडे को फिर रात को 10 बजे हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। ठीक है, सभी लोग अपना ध्यान करो, अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट। आपसे तो मिले हैं भाई जी, मुझसे आप मिले हो यार? मैंने पहचाना नहीं, सॉरी। ठीक है, मिले होंगे। ओके, थैंक्स सभी को। अभी बाय करते हैं, फिर नेक्स्ट संडे को आते हैं। ठीक है, अभी मेरे को पढ़ना भी है यार, इतना टाइम नहीं दे सकता ना, सॉरी। और एक बार ये बता दो कि हिंदी ऑप्शनल के लिए जो मैंने समझाया था, क्या उसके लिए वीडियोस बना के अपलोड करूं या ना करूं? भाई चाय पर मिल सकते हैं क्या? हाँ, चाय पर मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल शाम को मैं मिलूंगा वर्धमान मॉल पे, 6 बजे मिलूंगा। 6 बजे मिलना, आरोग्य अमृतुल्य चाय। ठीक है, ठीक है, मैं करा दूंगा आप सबको। मतलब हिंदी के नोट्स, मतलब हिंदी के मैं वीडियोस बना के बिल्कुल डालूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। कल शाम को जिसको भी मिलना है 6 बजे आरोग्य अमृतुल्य चाय, करेक्ट 6 बजे, आगे पीछे नहीं होना है। 6 बजे ही मिलूंगा। ठीक है भैया, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, हिंदी लिटरेचर के करूँगा, मुझे आना है चाय पर से। हाँ हाँ ठीक है, आइए 6 बजे मिलते हैं। ठीक है, जो भी मिलना है सबको 6 बजे आना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कल 6 बजे, ओके, 21 तारीख को। हाँ, हिंदी की वीडियो मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, कल से शुरू हो जाएंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।